तो मैं एक पत्थर को उठाता था और जहाँ तक भी मेरा पत्थर दूर फेंके जाता था वहाँ तक की मैं ड्राइंग बना करके लाता था। और ड्राइंग बना करके मैंने जब जोड़ा तो बुरहानपुर एक बहुत सुंदर चित्र बना, जो बुरहानपुर के लिए फेमस हुआ। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब टिफिन से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक और दिग्गज जो कि शालिग्राम चौधरी जी हैं, कलम भारती विद्यासागर, साथ ही जिला पुरातत्व समिति के सदस्य और विभिन्न संस्थाओं में अपना पद रखते हैं। तो सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। सर, वैसे तो बुरहानपुर जिले में आपके पहचान करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी पहचान यह है कि मैं जिला पुरातत्व पर्यटन संस्कृति परिषद का सदस्य हूं। नाम है मेरा शालिग्राम चौधरी और विभिन्न संस्थाओं में पदाधिकारी हूं। भारतीय दलित साहित्य अकादमी का सचिव भी हूं और अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन का संयुक्त सेक्रेटरी भी हूं। अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हूं और विभिन्न संस्थाओं में मेरा योगदान रहा है। मैं जिला पुरातत्व पर्यटन पे 1992 से काम कर रहा हूँ। जी सर, हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से, जहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ था और वो सफ़र धीरे धीरे इतने सारे पदों में और इतनी सारी समाज सेवा में लग गया। तो वो आप यहाँ तक कैसे आए, उसका एक छोटा सा रूप हमारे दर्शकों के लिए। मेरा जन्म 1967 में हुआ है। बचपन मेरा बहुत ही एक कष्टमय रहा है। जब मेरी माँ, मैं तीसरी में पढ़ता था, मेरी माँ शांत हो गई और चौथी पाँचवीं में आया, उसके बाद पिताजी शांत हो गए। तब ऐसी स्थिति में मैं आया कि मेरे परिवार की दयनीय हालत थी। उस समय माँ जब जीवित थी तो हम बचपन में छोटे छोटे जो पोस्ट कार्ड चढ़ते हैं उसके रंगीन रंगों में डुबा करके उनको काट करके खिलौने बनाते थे और उनको सड़कों पर हमारी माँ के साथ बैठ करके बेचा करते थे। जब मैं हमारा अध्यापन हुआ और फिर भाई ने मुझे बुरहानपुर लेकर के आए और बुरहानपुर मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। शिक्षा दीक्षा होने के बाद मेरा जीवन संघर्ष में रहा। 1984 में मैं ओल्ड हायर सेकेंडरी में था। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर भाई ने, परिवार ने मिलकर के मेरी शादी की। शादी करने के बाद मैं खेती बाड़ी करता रहा और उसके बाद पत्नी ने कहा मुझसे कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उनकी प्रेरणा से फिर मैंने डबल से अपना अध्यापन शुरू किया और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद मैं अच्छे मुकाम पर पहुंचा हूं और ये कहना चाहूँगा कि बुरहानपुर में जिला बनाव संघर्ष समिति के अंदर जो हमारे नंदकिशोर जी देवड़ा थे, उनके माध्यम से मैं उनके पास सेक्रेटरी के रूप में काम किया हूँ। 528 सदस्य मैंने बुरहानपुर के बनाए हैं। उस समय ब्रजमोहन मिश्रा जी, नंद कुमार सिंह चौहान, शिव कुमार जी और संयुक्ता जी, काफ़ी हमारे जो तनवंत सिंह की, काफ़ी लोग थे जो बुरहानपुर को जिला बनाने के लिए लालायित तो थे, लेकिन अपने किसी को श्रेय देना नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में नंद कुमार सिंह जो हमारे मिलन मिठाई के देवड़ा जी है, उन्होंने संघर्ष किया और मुझे दायित्व सौंपा। मैं 528 सदस्यों के पास सदस्यता अभियान के लिए जाता था। जब मैं सदस्यता अभियान के लिए जाता था तो तभी मुझे यहाँ की एक जो धरोहर है, मैंने उनको देखी। 266 धरोहर के बारे में सीखा, देखा। तो मैं एक पत्थर को उठाता था और जहाँ तक भी मेरा पत्थर दूर फेंके जाता था वहाँ तक की मैं ड्राइंग बना करके लाता था। और ड्राइंग बना करके मैंने जब जोड़ा तो बुरहानपुर एक बहुत सुंदर चित्र बना, जो बुरहानपुर के लिए फेमस हुआ। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री है अडवाणी जी, उन्होंने भी उसका विमोचन किया, तो उसकी बहुत ख्याति मिली। तब से मैं पर्यटन पर काम करने लगा और बुरहानपुर को जिला बनाने के लिए 4 बार हम सुंदरलाल पटवा से मिलने के लिए गए और बुरहानपुर हमारा 2003 में जिला बना। शिवशेखर शुक्ला जी प्रथम थे कलेक्टर, उन्होंने हमको बुलाया और सभी का हमारा सम्मान किया। तो मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि बुरहानपुर को जिला बनाने में हमारा छोटा सा एक योगदान है और ये हमारा जीवन में हम उसको भुला नहीं सकते। बिल्कुल सर। हाँ सर, अगला क्वेश्चन, हम जिस तरीके से आप जिला पर्यटन समिति के सदस्य हैं, तो पर्यटन को लेकर हम एक क्वेश्चन लेना चाहते हैं कि पर्यटन को संजोए रखना या जो धरोहर है हमारी,
उसको सजाए रखना क्यों आवश्यक है और क्यों उसको सजो के रखना, और उससे क्या प्रेरणा मिलती है लोगों को? देखिए, पर्यटन पर जितना काम होगा उतना हमारा देश की आर्थिक उन्नति सुधरेगी। बुरहानपुर में मैं चाह रहा हूँ कि हमारे विश्व धरोहर के दो एक तीर्थ स्थल है। एक तो हम जहाँ बैठे हैं दरगाह हकीमी, जहाँ जीवन जी शाह जकीउद्दीन शाह की दरगाह है, और वहाँ उसी सड़क के ऊपर हमारे जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, उनका एक जो गुरु ग्रंथ साहिब रखा है जिस पर सोने का हस्ताक्षर है। तो ये बुरहानपुर एक नायाब है। यहाँ देखने के लिए 266 स्थान है, चाहे अकबरी सराय हो या फिर मुमताज का पहला ताजमहल हो या शाही महल हो या असरगढ़ का किला हो या रेणुका मंदिर हो या इच्छा देवी हो। मैंने इसके ऊपर एक कविता भी लिखी थी कि बुरहानपुर का परचम लहराया, देखो कितना प्यारा है, स्वर्ण अक्षर से हस्ताक्षरित सजा गुरुद्वारा। यहाँ की खड़ी मीनारे जमा मस्जिद की संस्कृत में श्लोक पढ़े, मौलवी बुल्ला पांचों टेम नमाज पढ़े, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए न ऊपरे मोती मानस सुन। ऐसे कह गए अब्दुल रहीम खाने खाना ने क्या खाका तैयार किया, गड्ढा गड्ढा खोद दिया और कैसी सुरंग बनाई है। कुंडी कुंडी अमृत बहे प्यासे प्यास बुझाई, इसी का नाम कुंडी भंडारा। यहाँ कई वीर सुरमाए, आसिर के शिवालय में देखो अस्पतामा ने आज ही ताजे फूल चढ़ाए। आशा हीर का है किला आज हिमगिरी सा झूलता है, और जमुना गंगा जमुना के कुंडों में जल पवित्र सा मिलता है। संग में सर की मोना संगम राजा जयसिंह की छतरी ताने, राव रतन का महल सोना 12 दरी पर सुनते गाने। इच्छापुर की इच्छा देवी महल गुलारा जलप्रपात यहाँ, जैन मुनि की कृपा साधना स्वामी नारायण स्थान यहाँ है। नागझरी घाट यहाँ पर कबीर की गादी सबसे बड़ी, कबीर थे जुल्हा बन रही घर घर धागे की लड़ी। आदिल शाह बिल्किस बानो से पहलवान शाह की मजार बड़ी, और हुए सूफी संत हजरत शाह ऐसे जिन्होंने रोक दी उतावली की सीधी धार कड़ी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्व में बुरहानपुर का जो ख्याति है बहुत बड़ी है, और मैं ज़्यादा इस कविता को ना कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत लंबी है। तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि बुरहानपुर का सौंदर्य पटल जो मैं कहूँगा कि यहाँ की जो तत्कालीन मंजूश्री विधायक थी, उस समय हमने तैयारी की थी कि दिल्ली में जाकर के हमारी प्रदर्शनी को लगाया जाए, उसमें हमारा योगदान है। नंद कुमार सिंह चौहान जी जब कहीं जाते थे कि मैं बुरहानपुर को कैसे बताऊं कि बुरहानपुर में क्या है, तब उस समय मैंने बुरहानपुर का एक चित्र आज से 35 साल पहले उसको बनाया था। मैं उसको अपने मोबाइल में है, उसको दिखा दूंगा। तो कहने का मतलब उसको आज बुरहानपुर पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। कुंडी भंडारा पर मैंने काम किया है। विश्व में के जो कुंडी धरोहर है, जिसको हमने एक तो लोधीपुरा भंडारा, मूल भंडारा, चिंताहरण भंडारा, शकर तालाब, और इस प्रकार की यहाँ बहुत सारी योजनाएं हैं जो जल से आज भी जीवित है। मैं नगर निगम से और यहाँ के प्रशासन से चाहता हूँ कि कुंडी भंडारा पर हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और कुंडी भंडारा जो है हमारा, जब आगंतुक आते तो पहला पॉइंट हमारा कुंडी भंडारा का होता है, तो हम वहाँ पर्याप्त कटआउट के माध्यम से हम लोगों को ये दिखा सकें कि कुंडी भंडारा में आखिर है क्या। तो कुंडी भंडारा जो 80 फीट गहरी है और जो सुरंग है सीधे किले में गई है, तो वो देखने के लायक है। दूसरा पड़ाव में कहूँगा कि एक हमारा जो पुराना जो काला डोह उतावली के पास में एक डैम बना हुआ है, वहां से पाइपलाइन के माध्यम से लोधीपुरा तक पाइपलाइन के कम से कम 34 कुंडियों के माध्यम से बुरहानपुर को पानी लाया गया, जो वो है। दूसरी श्रृंखला में मैं कहना चाहूंगा कि मूल भंडारा और चिंताहरण दोनों आपस में जुड़े हुए। तो हम ये चाहते हैं कि मूल भंडारा की जो कुंडी है वो आपस में जब जुड़ी है, तो क्यों ना उसको जेसीबी के माध्यम से हम 4 कुंडियों को अलग अलग ऐसा खोद लें और उसको एक प्रवेश द्वार बना दें, और 4 कुंडियों के बाद उसको एक निकासी द्वार बना लें, तो हमारा दूसरा पड़ाव वहाँ तैयार हो सकता है। बहुत सुंदर दृश्य उसका बनेगा, और आज भी उसके अंदर चलने का रास्ता है। फिर हमारा ये दूसरा पड़ाव होने के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो एक शकर तालाब मिलता है। शकर तालाब भी बहुत सौंदर्य है उसका, बहुत अच्छा है। वहाँ एक तालाब नुमा संरचना है, उसके नीचे से मैंने जब कलेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे सुरंगें मिली है और एक नहर जो है उसमें जमीन में गड़ी हुई है, तब मेरे साथ नगर आयुक्त महोदय को उन्होंने पहुंचाया और हमने उस सुरंगों को देखी और उसकी साफ सफाई की हमने चर्चा की। तो सरकार भी उस पर चर्चा कर रही है। तो वहाँ पर 7 कारंजे आज भी जो है जीवित है, और पाइपलाइन के माध्यम से उसमें एक मेरे को गणेश वाली प्रतिमा कुंडी भंडारा में मिली, जो एक उसी काल की है, उसी मिट्टी की है और उसी समय की बनी हुई है। तो वो एक मेरे लिए आश्चर्य का विषय बना।
फिर मैं जब आगे बढ़ा तो 7 कारंजे जिसमें पानी भरा हुआ है। तो बहादुरपुर में जब सैनिक छावनी पहले पूर्व में रहा करती थी तो वहाँ का पानी पिया करती। तो ये बुरहानपुर में मैं चाहता हूँ कि कुंडी भंडारा को लेकर के हमको व्यापक कार्य करना है। यहाँ पर हमारे छात्र अध्ययन का विषय है और हम उसको देख सकते हैं, पर्यटन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारा जो राजघाट है, यहाँ सूर्यपुत्री ताप्ती नदी बहती है, तो इस घाट का सौंदर्यीकरण करने के लिए मैंने एक नौका विहार का प्रोजेक्ट बनाया है और कलेक्टर महोदय को दिया है। उस पर भी एक उनकी सहमति बनी है कि नौका विहार चित्रकूट के तर्ज पर यहाँ पर होना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ आर्थिक आय भी प्राप्त होगी और बुरहानपुर का एक पर्यटन के क्षेत्र में नाम होगा। ऐसा मैंने 2 प्रोजेक्ट पर बेहतरीन काम किए हैं। एक तो जो है कुंडी भंडारा है और दूसरा है नौका विहार। सर, जो आपने अभी कविता बताई आपके जी। साक्षात्कार में, कहीं ना कहीं आपने पूरा बुरहानपुर का दर्शन करा दिया जी। और एक एक चीज, एक एक बारीकी आपने उसमें हाँ। बताई। ये बहुत बड़ी बात है सर, उसको संजो के रखना। सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देना है, ये भाषण देना और उस पर कार्य करना, आप वास्तविक कार्य कर रहे हो, वो यहाँ कहीं ना कहीं झलकता है। जी सर, एक और हमारे टीम ने मुझे बताया था कि आपने विभिन्न संस्थाओं में अलग अलग पद पर रहकर कार्य करे, तो वो संस्थाएं कौन सी थी और क्या क्या कार्य आपके द्वारा किए गए और क्या क्या उपलब्धियां पाई गई? मैं ये संस्थाओं के बारे में कहना चाहूँगा कि 1995 से मैं कड़ा संघर्ष कर रहा हूँ शिक्षकों के लिए। हमारे मध्य प्रदेश में वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति कर्मी कल्चर था, तो उसके लिए हमने काफ़ी संघर्ष किया। ऐसा संघर्ष मैंने किया कि मेरे पास में बुरहानपुर के 2 गांव थे, जैसे जैनाबाद है और एक लोनी। यहाँ पर शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो मैं यहाँ जाकर के रात को 2-2 बजे तक की बैठक लेता था। जिस प्रकार से ऐसा लगता था जैसे आज़ादी के ज़माने में जिस प्रकार से लोग हमारे जो आज़ादी के दीवाने थे, वो महापुरुष थे, वो कैसे आज़ादी को दिलाने के लिए रात दिन एक मेहनत करके अपने संघर्ष को खड़ा करते थे, उसी प्रकार से मैंने अपने लोगों की टीम खड़ी की और मध्य प्रदेश में एक बहुत जबरदस्त मूवमेंट बनाया और उसको सारी सरकार ने स्वीकार किया और ये आज अच्छे मुकाम पर हम पहुंचे कि अल्प वेतन भोगी जो एक अच्छी तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2005 के बाद से जो पेंशन बंद है वो पेंशन लागू हो जाए। मैं अध्यापक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। भारतीय दलित साहित्य अकादमी एक ऐसी संस्था है भारत सरकार की जहाँ पर डॉक्टर भीमराव फेलोशिप अवार्ड, ज्योतिबा फुले फेलोशिप अवार्ड और सावित्रीबाई फेलोशिप अवार्ड, ज्योतिबा फुले अवार्ड, ये सम्मानित किए जाते हैं उन कलाकारों को, पत्रकारों को, समाज सेवियों को। तो मैं प्रतिवर्ष वहाँ पर इसके माध्यम से वहाँ फेलोशिप अवार्ड के लिए नॉमिनेट करता हूँ, उनको पुरस्कार मिलते हैं। डॉक्टर सोहनपाल जी, सोमनाक्षर जी इसके प्रदेश अध्यक्ष। इसमें जो साहित्य में रुचि रखने वाले, लेखन में रुचि रखने वाले, इतिहास में रुचि रखने वाले इन कलाकारों को हम आगे बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ मैं अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारी संगठन का संयुक्त प्रदेश सेक्रेटरी हूँ। पूर्व में जिला अध्यक्ष रहा हूँ। 14,000 से ज़्यादा, 36,000 से ज़्यादा लोगों की हमने यहाँ पर रैली आयोजित भी की, क्योंकि उन आदिवासियों के साथ आज भी अन्याय होता है। उनके लिए, उनके छात्रों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, उनके अध्यापन के लिए, उनके संघर्ष के लिए अगर हमको ऐसा लगता है कि सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही है तो हम समय समय पर सरकार के पास जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं। होता यही है कि आज भी मध्य प्रदेश में कई विद्यार्थी, जैसे मैं आज एमके मेमोरियल में आया हूं, तो जब छुट्टी हुई तो कम से कम काफ़ी छात्र बाहर निकलते दिखे। तो मैं बुरहानपुर की जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, कॉलेजें हैं, जब छात्र ऐसे छुट्टी होती है और बाहर निकलते आते, तो मैं सोचता हूँ कि यार सरकार इसमें से कितनों को रोजगार देगी, कितनों को नौकरी देगी। तो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। मैं भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि रिक्त पदों की हम जानकारी लेते हैं, तो कम से कम रिक्त पद प्रत्येक वर्ष भरे जाना चाहिए। 13% कर्मचारी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार या उसको चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए 100 आदमी के पर 13 कर्मचारी अधिकारी होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि भारत सरकार और राज्य सरकार ये संयुक्त रूप से ऐसा करे कि हमारे शिक्षित बेरोजगारी की संख्या बढ़े। वर्तमान में हम पीएससी के माध्यम से, यूपीएससी के माध्यम से देखते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर उनको लगाना पड़ते हैं और अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है और शिक्षित बेरोजगार चले जाते हैं। कम से कम उनके
जनसंख्या के मान से, उनके शिक्षित बेरोजगारी के मान से पद निरूपित किए जाना चाहिए और उनको रोजगार मिलना चाहिए। ये मैं अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, इसके तहत मैं अपनी जानकारी दे रहा था। तो ये मेरा कर्मचारी संगठन का मेरा योगदान है और इस प्रकार मैं काम करता हूँ। बिल्कुल सर। सर, साथ ही जिस तरीके से आप अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसी में एक और क्षेत्र है साहित्य का क्षेत्र है। कवि, लेखक, पत्रकार, सभी क्षेत्र में आपका नाम आता है। तो उस क्षेत्र में आप कैसे आए और उस क्षेत्र का महत्व एक जीवन में क्या है? देखिए, कवि ऐसा है कि मेरे परिवार से, परिवार में मेरे भाई जो है वो शिक्षक रहे हैं और भाई भी कवि रहे हैं और मेरी माताजी भी गीत भजन किया करती थी, पिताजी भी गीत भजन की। तो पैतृक ये जो मुझे मिला है और इसके कारण मैं बुरहानपुर में पहले कार्टूनिस्ट का काम किया हूँ। तो कार्टून बनाता था जो टीवी पर आते थे। उसके बाद में कविता लेखन का काम किया हूँ। तो मैंने जब हमारा लातूर में भूकंप आया था, उस समय कविता लिखी थी कि कहाँ गया भूकंप मचा दे हड़कंप, त्राही त्राही मच जाए, पागल होगी इसी दुनिया थोड़ी सी सुधर जाए। तो उसके बहुत सारे ऐसे बंद हैं जिस पर मैंने लिखा था। उस समय हमारे घनश्याम मालवी के भाई साहब गेंदालाल जी थे और वीरेंद्र चित्रकार जी थे। हम जगह जगह जाकर के कविता पाठ किया करते थे। तो ऐसा मैंने उस समय कविता मेरा मन के अंदर आया और उसकी संरचना की। मेरी कविताएं शिव कुमार सिंह जी की शिव श्रद्धांजलि भी छपी है। तो ऐसे ही मैंने एक उसके ऊपर एक बंद लिखा था कि भाई ये जो HIV के ऊपर हमारे देश के अंदर कार्य हो रहा है और HIV बहुत तेजी गति से फैल रहा है, तो इस पर क्या होना चाहिए। तो मैंने लिखा था कि कहाँ गया भूकंप मचा दे हड़कंप, त्राही त्राही मच जाए, पागल होगी दुनिया थोड़ी सी जरा, कहाँ हो गया भूकंप मचा दे हड़कंप। तो आ रही है पश्चिम नीति, बढ़ रहा है तूफान, खो गई देसी संस्कृति, पी रहे विदेशी जाम, कि तुम्हें सब रोकना होगा नहीं तो गुटली होगी, गांठ होगा, यही HIV रोग होगा। धमनियों में जब सूल उठेंगे, दर्द से जब फूल उठेंगे, छोड़ दो देसी रीति, अब देसी बन जाओ, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी गिर को न अपनाओ। तो ऐसे बहुत सारे जो मेरे बंद थे, कविताएं थी, काफी चर्चित रही है और मैं निश्चित रूप से काफी कविताएं मेरी लिखी है। बुरहानपुर संसार पहले प्रकाशित होता था, उसमें मेरी कविता के आलेख प्रतिदिन छपते थे। सर, हम आपके जीवन से एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे कि आपने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करा, लेकिन इन क्षेत्रों में कार्य करते हुए आपके सामने कई चुनौतियां आई होगी। कोई एक ऐसी चुनौती जिसको देखकर आप हताश हुए, लेकिन उसका सामना कर आप अपने सफलता पथ पर निरंतर रहे? मैं ये जरूर कहूँगा कि देखिए, मैं चुनौती के मामले में बताऊँ कि पैतृक जो परेशानियां हैं माता पिताजी के जाने के बाद, तो निश्चित रूप से अपने पैरों पे खड़ा होना और शैक्षणिक शिक्षा को ग्रहण करना और उस मुकाम पर पहुंचना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन कुछ गॉड गिफ्ट मुझे प्राप्त है, जिसमें मैं कहूँगा कि मैं कवि भी हूँ, लेखक भी हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ। डॉक्टर ऐसा कि यहाँ के बुरहानपुर के भाउल सेठ जी थे जो जड़ी बूटियों को संग्रहित करते थे। उस समय मैं असरगढ़ के किले से बिदारूकंद से और सफ़ेद मूसली, गंगेरू और उसके बाद सेमलकंद, काफ़ी जड़ी बूटी खोद करके उनको बताया भी। हम नारियल की नट्टी का तेल भी निकालते थे, निबोरी का तेल भी निकालते थे। तो मैं डॉक्टर भी हूँ और इलेक्ट्रिशियन भी हूँ। मैं यहाँ पर बुरहानपुर का जो प्रतापपुरा है, यहाँ पर एक दूरदर्शन प्रशिक्षण केंद्र था जहाँ पर मेरी नियुक्ति टीचर के लिए हुई थी। तो मैं रेडियो सुधारना, एल प्लेट और उस समय पुराना जो टेक्सला टीवी होती थी उसका जो किट है उसको बनाना और बाल के रेडियो, तो ये इस प्रकार का मैं उनको अध्यापन कराता था ताकि बच्चे अपने रोजगारमुखी अपने पैरों पर खड़े हो सके। और मैं वहाँ पर शिक्षा दिया। वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफ़र भीलवाड़ा और खंडवा हुआ, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। इसके साथ साथ मैं हैदराबाद भी गया हूँ, जहाँ पर हमारे जो बच्चों को रोजगारमुखी शिक्षा कैसे दें, तत्काल हम पैसे कैसे प्राप्त करें। तो हैदराबाद में मैंने एक प्रोजेक्ट किया हूँ CCRT के तहत, जहाँ पर बुक बाइंडिंग तत्काल करना और जो पीतल की धातु है उसको गला करके उनके खिलौने बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना। तो मैं मूर्तिकार भी हूँ। मैं अपनी कई मूर्तियाँ अपनी छोटी छोटी बनाई है और अपने जो किला है वहाँ पर हमने जब प्रदर्शनी लगाई थी कि यहाँ पर हम जो आएंगे आगंतुक उनको दिखाएंगे कि यहाँ की क्या क्या आर्ट कल्चर है, तो उसको दिखाने के लिए भी मैंने वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ और अपनी चीज़ संग्रहित करके रखी।
तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, लेखक, समाज सेवी हूँ और उसके साथ साथ राष्ट्र निर्माता हूँ, शिक्षक हूँ पैसे से, और ये मेरा हॉबी है। सर अब हम आते हैं आपकी जो कार्य है, कार्य क्षेत्र में जो है कि आप एक शिक्षक हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र से एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे हम लोग कि पहले की शिक्षा और अभी की शिक्षा में आप क्या अंतर से? पहले की शिक्षा और अभी की शिक्षा में अंतर यही है कि पहले बार बार किताबें बदला नहीं करती थी और उन किताबों के माध्यम से एक शिक्षा को मजबूती प्राप्त होती थी, क्योंकि मैं समझता हूं कि उसी किताबों को पढ़ने के बाद जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, चाहे आईएएस बने हो या आईपीएस बने हो, उन्हीं किताबों के अध्ययन से बने हैं। लेकिन वर्तमान में सरकार ने शिक्षा का स्तर थोड़ा सा कमजोर जरूर कर दिया है कि बार बार प्रयोग करना है, किताबों का परिवर्तन करना है, जिससे एक बच्चों को एक जैसे मैं वर्तमान में कहना चाहूंगा कि 9वीं में पाठ है आत्मकथा, दो बेलों की आत्मकथा, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। और मुंशी प्रेमचंद ने जब वो लिखा है तो बच्चा एक बार पढ़ता है तो उसको पूरी हीरा और मोती की पूरी कहानी याद हो जाती है। तो वर्तमान में जॉर्ज पंचम का एक पाठ है, नाक है उसका, ऐसे बहुत सारे ऐसे पाठ है तो जो कठिन है, बच्चों को समझ में नहीं आते। तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को ऐसी समझ हम विकसित करें जो उसके लायक हो, उसकी समझ के लायक हो और कठिन भी ना हो और एक ही बार पढ़ने में उसको याद हो जाए। तो वर्तमान में प्रयोग बार बार हो रहा है और मैं शिक्षक होने के नाते ये कहूँगा कि हमारा जो सत्र होता है, शिक्षा सत्र, सरकार क्या करती है, बार बार निर्वाचन में ड्यूटी लगा देती है और निर्वाचन के अलावा कई प्रकार के जो काम चलते हैं वो स्कूलों के अंदर होते रहते हैं। कई प्रकार के सर्वे है, चाहे जनगणना हो, पशुगणना हो और हमारे मध्याह्न भोजन हो, कई में दिन भर प्रतिदिन डाक बनाने में हमारे आज भी लोग शिक्षक लगे रहते हैं। निश्चित रूप से उससे शिक्षा का स्तर गिरता है, पढ़ाई मजबूत नहीं होती। वहीं मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को ये चाहिए कि हर वर्ष प्राइमरी शाला या मिडिल शाला है, यहाँ भी एक परीक्षा होना चाहिए। ये परीक्षाएं सरकार ने बंद कर दी है, बच्चे उनको सीधे आगे पास करना पड़ता है, फिर वो 9th में आते हैं, फिर उनको रोकना पड़ता है। इससे भी एक शिक्षा का स्तर में गिरावट आ रही है। तो मेरा ये सोचना है कि सरकार इस पर, शिक्षा सभी चीज की मूल जड़ है, इससे सारे विकास होते हैं और हम देश की तरक्की करते हैं। हमारी देश की प्रगति उन्नति में शिक्षा का बड़ा योगदान है। चाहे हम यांत्रिक की उड़ान देख रहे हैं, चाहे देश का विकास देख रहे हैं या ऊंची इमारत देख रहे हैं, ये एजुकेशन के कारण आ रहा है। तो सरकार को ऐसा लगता है कि शिक्षकों को वेतन देने में भी हमको बहुत अर्थ का नुकसान होता है और मेरा ऐसा सोचना है कि 56 डिपार्टमेंट को मजबूती प्रदान करने, उनके बौद्धिक स्तर को सुधारने के लिए शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके कारण चाहे वो आईएएस बने, चाहे आईपीएस बने, चाहे कोई भी किसी प्रकार का अधिकारी कर्मचारी बने, उसका बौद्धिक स्तर मजबूत होता है। तो मैं सोचता हूँ कि शिक्षक को फ्री हैंड रखना चाहिए और शिक्षक स्वयं को भी मैं शिक्षक के लिए कहूँगा कि संतोषी, जिज्ञासु और लगनशील होना चाहिए। अगर शिक्षक संतोषी होगा तो वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों को अध्यापन कराएगा और अगर संतोषी शिक्षक अगर जिज्ञासु है अपने कर्तव्य के प्रति तो जिज्ञासा के साथ वो बच्चों को पढ़ाएगा और शिक्षक में लगनशीलता है तो निश्चित रूप से वो बच्चों को कुछ न कुछ होनहार हीरा बना सकता है। तो मेरा सोचना है कि विद्यालय एक कारखाना है जहाँ महापुरुषों का निर्माण होता है, वो निश्चित रूप से महापुरुष का निर्माण करता है और शिक्षक को गुरु का दर्जा है, गुण का रूपण करने वाला है, क्षण क्षण जगत का कल्याण करता है। सर हम चाहेंगे कि आप हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश दें? मैं देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि हमको रोजगार मुक्ति शिक्षा प्राप्त करना चाहिए और अपने देश के लिए मजबूती से आगे बढ़े। हम ज्यादा करके मैं देखता हूं कि अंधविश्वास और कुरीतियों से जकड़े हुए हैं, धर्मांध जकड़े हुए हैं। दूसरे देश को देख लीजिए आप, ब्रिटेन को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, सबसे ज्यादा बुद्धिमान वहां के लोग हैं और हम लोग सिर्फ इसमें भटक जाते हैं और मेन मुद्दे पर जो विषय हमारा उस पर मजबूती से अध्ययन नहीं कर पाते। तो हमारा ये सोचना है पर्सनल कि जिस प्रकार से भारत से बेहतर अमेरिका और ब्रिटेन के जो छात्र है या चाइना के जो छात्र है वो तेजी से तरक्की कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे छात्र कमजोर हैं, हमारे छात्र भी मजबूत है। उन्होंने चंद्रयान 2 बनाया और आज मेडिकल लाइन में भी अच्छा आगे काम कर रहे हैं, इलाज भी अच्छा कर रहे हैं, जिससे तरह तरह के अनुसंधान हुए हैं। मैं
आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमको हमारा जो लक्ष्य है पढ़ना है तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जब हमारी अगर उम्र भगवान को भजने की, राम राम करने के, उस समय हम भगवान का भजन करें ताकि हमारा समय अधिक से अधिक कर्तव्य पर लगाए। सर, जिस तरीके से आप अपने पद पर सफल हुए हैं, तो वो सफल होने का श्रेय आप किसे देंगे? सफल होने का श्रेय मैं देना चाहूंगा कि देखिए, जिसके माँ बाप मर चुके हों, जिसको कुछ मालूम ना हो, तो मैं अपना सफलता का श्रेय मेरे अब दोनों भाई थे, मैं उनको देना चाहूंगा। क्योंकि मेरे भाई के बाद फिर मेरी पत्नी को देना चाहूंगा कि मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। मैं साल भर का जो खर्चा है मेरा 1129 है और 11 किलो मेरा 3 महीने का राशन था। उस समय बड़ी गरीबी मैंने देखी है और उस समय को भी देखा हूँ कि 10 पैसे में जब चाय मिलती थी और ₹1.25 में हमारे को 1 स्क्वायर फीट जमीन मिलती थी। तो समय बहुत बदल चुका है। हम लोगों के सबके मकान टूटे थे, घास के छप्पर होते थे और मिट्टी के मकान होते थे जो बेलदार के द्वारा बनाए जाते थे। सबकी हालत गरीब थी, कोई मजदूरी करते थे। आज हम लोग कड़ा संघर्ष करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं और मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि आज ऐसा युग आ गया है कि हम इसे एक स्वर्ग माने। कि कलयुग कैसा होता है, कलयुग तो कलपुर्जे का युग है, लेकिन भगवान भी उस जमाने में हम देखते हैं उनके वस्त्र क्या है, कैसे पहनते थे, उनके आभूषण कैसे होते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे पास सारे संसाधन है, उड़ने के लिए हवाई जहाज है, चलने के लिए 4 व्हीलर है, तो पहनने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि हम इस स्वर्ग में जी रहे हैं और इस स्वर्ग में जीने के लिए हमको सभी का वर्ग का ख्याल रखना है, सभी को एक समान रूप से आगे बढ़ाना है। और साम्यवाद का मैं समर्थन करता हूं कि देश के लिए काम करे, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। सर, आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि इस लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? मैं लीड लैब के मंच पर पहली बार आया हूं। आपकी सफलता की कहानी दुनिया तक पहुंचाने का आप ये जो मौका दे रहे हैं, मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल महोदय जी है खान सर, उनको भी बहुत बहुत मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आपने जो संकल्प लिया है बच्चों को एक ज्ञान देने का, ताकि बच्चे यहाँ से पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। मैं चिंचाला में उनके पूर्व में पदस्थ था, वो मेरे संपर्क में थे, वहाँ से मेरा उनका परिचय हुआ। और आप भी जो परिचय ले रहे हैं बिट्टू भाई, में भी ऐसा लगता है कि आपको मैंने खिलाया है। आपके पिताजी माताजी का भी मैं आभारी हूँ। अच्छा लगा मुझे कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं सर का भी आभारी हूँ और मुझे आने का ये मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सारे जहां की खुशी मुबारक हो। धन्यवाद।